आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो सेबी में हमारे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम है मिस्टर प्रशांत महापात्रा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में प्रशांत महापात्रा ने सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पद पर पदोन्नत होने से पहले वो सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, बात करेंगे सेबी की तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में पढ़ेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, मिस्टर तुहीन कांता पांडे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन, मिस्टर प्रशांत महापात्रा। अच्छा, एक चीज और, अभी कौन सी हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारी नई ईडी यानी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गई हैं, इनका नाम है मिस मोनिशा चक्रबोर्ती। ठीक है, ये करंट अफेयर्स भी हमने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था, तो आपको जैसे ही यहाँ पर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिखा, आपको ये वाला करंट अफेयर्स भी तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह के अवसर पर पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में अन्ना सीर योजना की घोषणा कर दी है। अन्ना सीर स्कीम ये लॉन्च हो गया है तमिलनाडु में। ए ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट जो अगस्त 2026 का बजट है उसमें अन्ना सीर योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की दुल्हनों को विवाह के अवसर पर बड़े भाई के उपहार के रूप में 8 ग्राम एक सॉवरेन सोने का सिक्का दिया जाएगा, साथ ही एक सिल्क पट्टू साड़ी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन तमिलनाडु। कौन है इनका पिक्चर है, ये जो यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली बने हैं, सी जोसेफ विजय, इनका पिक्चर है। ठीक है, तो पिक्चर देखने से भी कई बार आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। एनीवेज, तमिलनाडु में अभी कुछ दिनों पहले एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था जिसका नाम था सिंगपिन स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सिंगपिन नाम का स्पेशल फोर्स कहां पर बनाया गया, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। पर्पस क्या था, वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना। ठीक है, और इसी तर्ज पर एक और स्क्वाड फॉर्म किया गया वेस्ट बंगाल में जिसका नाम था दुर्गा स्क्वाड। ओके, इसका भी पर्पस था वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाना, वुमेन को ज्यादा सेफ रखना। और ये याद रखिएगा, ये दुर्गा स्क्वाड कहां पर फॉर्म हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने इनका नाम है मिस्टर सुवेंदु अधिकारी। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को रिलेट और कनेक्ट करते रहा करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई कर ली है। ये एस्ट्रोनॉट्स कहाँ के हैं, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, चाइना। तो चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस मिशन का नाम क्या है, ये सफलता चीन के शेंजू 23 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के यात्रियों को मिली, जिसे 24 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। तो ये दुनिया का ऐसा पहला प्रयोग है जिसमें अंतरिक्ष में चावल की लगातार 2 पीढ़ियों को उगाने यानी बीज से बीज फिर बीज तक की दिशा में कदम बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये कमाल कर दिखाया है किसने, चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके पहले जो इनका तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये चर्चे में था और रीजन क्या है, क्योंकि इस स्पेस स्टेशन के लिए इन्होंने पहली बार ये डिसाइड किया कि चाइना से बाहर यानी फॉरेन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हायर किया जाए, और इस तर्ज पर इन्होंने पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए चूज किया था। नाम इनके याद रखिएगा, पहले हैं मोहम्मद जीशान अली और दूसरे हैं खुरम दाऊद। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को चाइना ने चूज किया है अपने तियानगोंग स्पेस स्टेशन के लिए, और ये पहली बार हो रहा है जब इन्होंने आउटसाइड चाइना इस तरह से किसी को चुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हाल ही में अप्रूव हो गई है हमारी गोवर्धन योजना। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना यानी गोवर्धन। फुल फॉर्म इंग्लिश में है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड। ये एक राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना है। इसे 3 चरणों में लागू किया गया है और अभी रिसेंटली 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय एकीकृत योजना के रूप में इसके तीसरे चरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, अवधि देखेंगे तो 2026-27 से लेकर 2035-36 तक के लिए है ये स्कीम, और इसके लिए कुल बजट आवंटित है 23,771 करोड़ रुपए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, घरेलू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना और कृषि व जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन में बदलना। वर्तमान में इसकी नोडल एजेंसी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके 3 चरणों की बात कर लेते हैं। पहला जो इसका चरण था वो प्रारंभिक चरण था वर्ष 2018 में, क्योंकि इस योजना की शुरुआत हुई थी और ये इसका सबसे इनिशियल चरण था। दूसरा चरण 2020 और 27 तक के लिए अप्रूव था और ये इसका तीसरा चरण है। इस चरण में गोवर्धन योजना का विस्तार किया गया, यानी 2026 और 27 से 2035-36 तक के लिए फर्दर इसको अप्रूव किया गया। ठीक है, तो ये है आपकी गोवर्धन योजना। बात कर रहे हैं हम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की, तो इंडिया का जो पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ना, ये कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ था, महाराष्ट्र के कोपर गांव में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, अब ये पिछले साल का ही करंट अफेयर्स है और इसके अंतर्गत 12 टन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अब प्रोड्यूस होता है डेली बेसिस पर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहला हमारा सीबीजी प्लांट कहाँ पर लगाया गया था, तो महाराष्ट्र के कोपर गांव में। चलिए हम केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं भी रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी, आंसर है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी, यह है समुद्र मंथन योजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम का शुभारंभ कहां से कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश के मुक्कावलीपल्ली से। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की शुरुआत की, तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय। और आखिरी प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी, तो यह है भव्या योजना। और यहाँ पर भव्या का फुल फॉर्म था भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, तो ये हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये टाइटल जीत लिया है आर प्रज्ञानंद ने। ए ऑप्शन करेक्ट है।
सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आर प्रज्ञानंद का ये पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज ट्रॉफी है। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 35 में से सर्वाधिक 23.5 अंक हासिल कर लिए। उपविजेता यहाँ पर थे जावोखिर सिंदरोव, ये उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर हैं 22 अंकों के साथ। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन आर प्रज्ञानंद। ओके, हमारे सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभी रिसेंटली 99 और सबसे लेटेस्ट हमारे इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? इनका नाम है रतन वेल वीएस। ठीक है, और 98 यानी इनके पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? इनका नाम था अश्वथ अस। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम में इसको याद रखना होता है, जो लेटेस्ट होंगे वो एग्जाम में क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? एयर इंडिया में हमारे नए एमडी और सीईओ बन गए हैं टेवोल्डे गेब्रेमारियम। डी ऑप्शन करेक्ट है। एयर इंडिया ने तेवोल्डे गेब्रेमारियम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है और वो कैम्पबेल विल्सन का स्थान लेंगे। ठीक है, बात करेंगे एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1932 में जेआरडी टाटा द्वारा टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन टेवोल्डे गेब्रेमारियम। ओके, हमारे फिलहाल में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? इनका नाम क्या है? मिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ना, उनमें मिनिस्टर्स के नाम आपको याद में रखना होता है। तो किंजरापू राम मोहन नायडू हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑडियो विजुअल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये 2 दिन का ब्रिक्स वेव बाजार था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन भारत के मुंबई शहर में हुआ। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया। इस बाजार का आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया है। उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, संगीत और डिजिटल मीडिया जैसे रचनात्मक उद्योगों में सीमा पार साझेदारी, निवेश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन, मुंबई में ये इवेंट हुआ है। मुंबई जैसे ही आपने देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पर देश की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हो चुका है। और ये जो रोड है, जब भी इस पर कोई गाड़ी 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, तो ये देश की हमारी पहली ऐसी म्यूजिकल रोड है जिसका इनॉग्रेशन मुंबई में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र यानी हॉफ ह्यूमनॉइड रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान को कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो हमारा यहाँ पर क्या टारगेट है इसको लॉन्च करने का? आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 की चौथी तिमाही। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान गगनयान 1 वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में निर्धारित की है। इसकी आधिकारिक जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा में दी गई है। इस पहली प्रायोगिक उड़ान में व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा जो अंतरिक्ष की स्थिति और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करेगा। इसके बाद 2027 में 2 और मानव रहित मिशन तथा देश का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन क्रू ऑर्बिटल फ्लाइट लक्षित है। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में यह भी बताया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को वर्ष 2035 तक संचालन में लाने का लक्ष्य हमने रखा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, वर्ष 2026 की चौथी तिमाही हमारा टारगेट रहेगा। इसरो की हमने यहाँ पर बात की। इसरो के हमारे हेड कौन है? तो ये हैं डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में देखभाल की पुनर्कल्पना विकसित भारत @2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियां नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? आंसर है बी ऑप्शन, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने देखभाल की पुनर्कल्पना विकसित भारत @2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियां शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट भारत में एक संगठित, पेशेवर, सुलभ और भविष्य के लिए तैयार देखभाल प्रणाली के निर्माण के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार भारत तीव्र जनसांख्यिकी संक्रमण का सामना कर रहा है, जिसमें वृद्ध जनसंख्या जो है, वृद्ध जनसंख्या में कौन लोग आते हैं? जो 60 वर्ष से ज्यादा होते हैं। वर्ष 2022 के 149 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 तक 347 मिलियन होने का अनुमान है। यानी कुल जनसंख्या का 20.8% जो है वो आपकी वृद्ध जनसंख्या हो जाएगा 2050 तक। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे जब आप कहीं पर मेंस का पेपर देंगे। फिलहाल आपके वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग में 2 अपॉइंटमेंट याद रखने हैं आपको। पहली बात ये कि अभी यहाँ पर रिसेंटली नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। ठीक है, हमने कई बार पढ़ा था कि यहाँ पर एडिशनल सीईओ थी निधि छिबर और निधि छिबर को रिप्लेस कर दिया है अनुराग जैन ने। इसी के साथ यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन नए कौन बने हैं? अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ठीक है, ये नए वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 12th एडिशन था नेशनल हैंडलूम डे का, जो हमने अभी रिसेंटली 7 अगस्त को मनाया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने 7 अगस्त 2026 को 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया। ये दिवस देश के हथकरघा बुनकरों के कौशल को सम्मान देने, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने और 1905 में शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अगस्त को हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अभी इसके पहले अगर हम देखें तो 6 अगस्त को हमने मनाया था हिरोशिमा डे। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ पर है? ये जापान में है। ठीक है, और इसी तरह हम नागासाकी डे भी मनाते हैं। ये दोनों जगह जापान में ही है। ठीक है, और नागासाकी डे आपका होता है 9 अगस्त को। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 8 अगस्त आता है। 8 अगस्त को होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक है, तो डेज इस तरह से ध्यान में रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा एक विशेष ऑपरेशन चलाया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन त्रिशूल। डी ऑप्शन करेक्ट है।
केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और उन्हें भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है। इसके माध्यम से 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से कुल 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन गंगा यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन ऑपरेशन गंगा तो नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट गंगा की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट गंगा अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। इसका पर्पस था जो भी दूर दराज के एरियाज है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने लॉन्च किया था, लेकिन अभी का ऑपरेशन नहीं है, 2023 में लॉन्च हुआ था। और जब सूडान में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो उस दौरान जो भी इंडिया की तरफ से सिटीजन फंसे हुए थे वहाँ पर उनको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन दोस्त भी इसी तरह 2023 का ही ऑपरेशन है। और यहाँ पर टर्की और सीरिया, ये दो देश हैं जहाँ पर भयानक भूकंप आए थे, तो मदद करने के पर्पस से ऑपरेशन दोस्त इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था टर्की और सीरिया के लिए। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेशन है और इनके बारे में फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहा। अगर आप करंट अफेयर से अवेयर रहते हैं ना तो फिर आप इनका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम नगर निगम ने स्मार्ट शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस शहर की सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर है ना, ये हो गए हैं मॉस्को के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम नगर निगम ने स्मार्ट शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को शहर के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। ये समझौता रूस के मॉस्को में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। उद्देश्य क्या था? इस समझौते के तहत विशाखापट्टनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन, एकीकृत टिकटिंग और स्मार्ट मोबिलिटी जैसी वैश्विक तकनीकों को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश में अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है? ये अभियान शुरू हुआ है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। तो अगस्त 2026 में 16वें भारतीय अंगदान दिवस, जो हमने 3 अगस्त को अभी रिसेंटली मनाया था, इसके अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत कर दी है। इसे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य था पारंपरिक आशीर्वाद जुग जुग जियो को अंगदान से जोड़कर लोगों में जागरूकता फैलाना तथा अंगदान के प्रति भ्रांतियों को दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था ए ऑप्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर डी.वाई. पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपको बताना है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल है। आंसर है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त ए और बी। ठीक है, तो डॉक्टर डी.वाई. पाटिल यानी ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। उनका निधन 4 अगस्त 2026 को 90 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो गया। राज्यपाल के रूप में कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। साथ ही उनके पास पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी था एज अ राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था सी ऑप्शन। अभी अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2025 में इसी तरह इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का निधन हुआ था और इनका नाम है राम सुतार। ये हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर हैं। ठीक है, और खास बात यह है कि लास्ट ईयर यानी 2025 में इनको इनके निधन के पहले महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछें कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड लास्ट ईयर किसको मिला है, याद रखिएगा हमारे स्कल्प्टर राम सुतार को। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये 2 दिन की बैठक थी और इसका आयोजन हुआ है लखनऊ शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में आयोजित की गई। इस बैठक की मेजबानी भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत की। मुख्य उद्देश्य था ब्रिक्स देशों के बीच आधिकारिक सांख्यिकी, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और सांख्यिकी सहयोग को अधिक मजबूत बनाना। ठीक है, और इस इवेंट के लिए हमारा विषय था परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी यानी क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ड्राइवर ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लखनऊ। अभी पिछले दिनों भी लखनऊ न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर कुकरैल नाइट सफारी शुरू हो रही है। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि नाइट सफारी को शुरू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन चुका है, यानी हमारे पहले कितने ऐसे देश हैं जिनके पास ये सर्विस पहले से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा।